करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए कि आखिरकार लगातार कैबिनेट विस्तार की चर्चा क्यों हो रही है। तो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। जब जब सीएम धामी दिल्ली जाते हैं तो ये चर्चाएं अक्सर जोर पकड़ लेती हैं, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड में कई तरीके के समीकरण भी हुए हैं, जिनको देखते हुए इस बार कैबिनेट विस्तार पर तमाम लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं कि किन नए चेहरों को धामी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके साथ ही जिस तरीके की चर्चाएं हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम सियासी गलियारों में, वो ये भी महत्वपूर्ण है कि किन किन लोगों की विदाई भी तय है या फिर कुछ फेरबदल। हालांकि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली जाने के बाद एक बार फिर से ये चर्चाएं तेज हैं कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो गई हैं। कई मंत्रियों के अगर बयान देखें, कई पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं के अगर बयान देखें तो वो भी इसी तरफ संकेत करते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस तरीके का संकेत दिया है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। इसके अलावा पार्टी प्रवक्ताओं ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि कैबिनेट का विस्तार जल्द किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट में ये माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली है मौजूदा वक्त में, और उन 4 मंत्री पदों को भरे जाने की चर्चाएं पहले भी कई बार हुई हैं, लेकिन इस बार ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी ये कहा है, अन्य नेताओं ने ये कहा कि इस पर जो अंतिम फैसला, अंतिम मोहर है वो केंद्रीय हाईकमान को ही लगानी है, लेकिन जो फीडबैक है वो प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसको अपनी टीम में शामिल करेंगे या फिर जो उनकी टीम में शामिल है उनमें से क्या फेरबदल होगा। तो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई। जब जब मुख्यमंत्री धामी दिल्ली जाते हैं तो ये चर्चाएं और ज़्यादा तेज हो जाती हैं। कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा हो रही है वो इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त प्रदेश में कई तरीके के सियासी समीकरण भी हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा फिर तेज। जब जब सीएम जाते हैं दिल्ली शुरू होती है चर्चा। 7 मार्च को दिल्ली गए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी के वापस जाने के बाद ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए हैं। लिहाजा राज्य में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या सीएम धामी दिल्ली इसलिए गए हैं क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी के वरीय नेताओं के साथ चर्चा कर जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आगे क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा वक्त में सीएम के दिल्ली दौरे पर कयासों का बाजार गर्म है। अक्सर अगर देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यदा-कदा दिल्ली दौरे पर रहते हैं और उत्तराखंड को विकास की धरा को और अच्छे से बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में विकास के लिए उनका दिल्ली जाना आना रहता है। कभी रेल मंत्री से मिलने, कभी शिक्षा मंत्री से मिलने, तो इस तरीके से उत्तराखंड की ही अच्छी चीजों के लिए वो वहां पर जाते हैं, संगठन के दौरे के लिए वो वहां पर जाते हैं। तो ये एक आम बात है क्योंकि उत्तराखंड को विकास की दिशा की तरफ ले जाने के लिए हर समय योगदान की जरूरत केंद्र से रहती है, क्योंकि डबल इंजन की हमारी सरकार है, तो दोनों के तालमेल के साथ ही सरकार और कार्य धरातल पर करती है। मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा जा रहा सीएम का दौरा। कैबिनेट में 4 मंत्रियों के पद हैं मौजूदा वक्त में खाली। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की कसरत से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल के रिक्त 4 स्थानों को भरने के अलावा कुछ मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में कहा था, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द संभावित है। किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है, वो विस्तार होगा। सीएम धामी सहित 12 सदस्य हो सकता है मंत्रिमंडल।
2022 से ही 3 मंत्रियों के पद हैं धामी कैबिनेट में खाली। मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एक और पद खाली। दरअसल उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी महीनों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल का आकार अधिकतम 12 सदस्यीय हो सकता है। 2022 में जब पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, उस समय 3 मंत्री पद रिक्त रखे गए। बाद में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से एक स्थान और खाली हो गया, यानी फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा कुल 7 मंत्री हैं। जहां तक कैबिनेट विस्तार की रही बात, तो निश्चित रूप से कैबिनेट में मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं और उसको लेकर चर्चा भी चल रही है। लेकिन ये हमारे यहाँ एक तरफा परिवारवाद की तरीके से नीति नहीं चलती है, तो कि सीधे परिवार के ही आदमी को बैठा दिया जाए। तो जो कैबिनेट का विस्तार की चर्चा है वो निश्चित तौर पर धरातल पर उतरने वाली है। हमारे दिल्ली में हाई कमान, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इन सबका विवेकाधिकार है। उसके बाद इस पर चर्चा करी जाएगी, फिर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी उसको देखा जाएगा। उसके बाद इनका विस्तार जल्दी किया जाएगा। कई बार हुई चर्चा, लेकिन नहीं हुआ कैबिनेट विस्तार। तो क्या इस बार हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार? कुछ मंत्रियों के प्रति पहाड़ के लोगों में नाराजगी। कई बार चर्चाओं के बावजूद अलग अलग कारणों से मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा है। इस बीच कुछ मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठे। पहाड़ के लोग धामी सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं, लिहाजा कुछ मंत्रियों के बदले जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। सूत्रों का कहना है कि 2 से लेकर 4 मंत्री तक बदले जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर पहले भी विपक्ष तंज कस रहा था और आज भी। जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, 3 मंत्री बदले जा रहे हैं, 4 मंत्री बदले जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कितने मंत्रियों को बदलते हैं, कितने नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल के 4 पद लंबे समय से खाली हैं, उससे निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दूर दराज से लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ काम करवाने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनको विभागीय मंत्री नहीं मिलते हैं, क्योंकि मंत्रियों के पास एक तो विभागों की भरमार है, दूसरा जो है राज्य में ढूंढने से भी कभी कभी मंत्री जो है मिलते हैं, क्योंकि वो तो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो नए मंत्रियों को भी काम करने का मौका मिलेगा और लोगों को जो है काम करवाने में आसानी होगी, उनको नए जो है मंत्री मिलेंगे। देखते हैं कब तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, या इस बार भी केवल कयासबाजी तक ही ये सारा मामला सीमित रहता है। 2027 में उत्तराखंड में है विधानसभा चुनाव। कैबिनेट विस्तार पर विचार विमर्श कर रही भारतीय जनता पार्टी। कोई नेता न हो नाराज, इस पर भी पार्टी की नजर। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि वर्ष 2027 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी काफी सोच समझकर कदम बढ़ाएगी, ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी में कोई विवाद न हो और चुनाव की जीत हासिल की जा सके। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं, सभी रिक्त पद भरने के बजाय मुख्यमंत्री कम से कम 2 स्थान अब भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यह तय माना जा रहा है कि कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी नेता भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का कारण कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भेंट को बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। अपनी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के बाद आप समझ गए हैं कि प्रदेश में स्थिति क्या है। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो किन किन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच चर्चाएं हैं, क्योंकि सियासी समीकरण है तो कई तरीके की चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं ये भी है कि कई मंत्री जो इस वक्त मौजूदा वक्त में धामी सरकार में हैं, उनके विभागों में फेरबदल किया जा सकता है, या फिर किसी को हटाकर नए को भी जगह दी जा सकती है। कई तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा है वो नई नहीं है, पहले भी इस तरीके की चर्चाएं होती रही। इस बीच जो इस वक्त पूरे प्रदेश भर में माहौल है वो किस तरीके का आप लोग सब समझते हैं। ऐसे में हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक चर्चा में मौजूद हैं। सबका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ सतीश चंद जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक भंडारी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। विजेंद्र रावत जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजेंद्र रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। सतीश जी, काफ़ी लंबे वक्त से इस तरीके की चर्चाएं रही कि कैबिनेट का विस्तार होगा,
3 मंत्री पद खाली थे। बाद में स्वर्गीय चंदन राम दास जी के निधन के बाद जो है 4 मंत्री पद खाली हो गए। ये चर्चाएं पहले भी रही हैं, हम लोगों ने कई बार इस विषय पर इस तरीके की डिबेट्स भी की हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये चर्चाएं काफ़ी जोर पकड़ गई। इसके पीछे अगर मैं एक वजह बोलूं जो कि सबके सामने है, वो ये है कि आपके ही पार्टी के बड़े नेताओं ने संकेत दे दिया कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उन्होंने कह दिया, अब ये कब होगा, कब तक होगा, इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए मौजूदा हालात, मौजूदा स्थिति क्या है पार्टी की ओर से? देखिए रवि भाई, हर 2-3 महीने में मीडिया में इस तरह की चर्चा आ जाती हैं कि अब कैबिनेट का विस्तार होगा या चेहरे बदले जाएंगे। तो देखिए, ये जब होगा तो आप ही के माध्यम से ही पब्लिक डोमेन में बात भी आएगी, क्योंकि हमारा तो जरिया ही आप ही लोग हैं, मीडिया ही है, कि मीडिया के द्वारा ही जब ये इस तरह का कुछ होगा तो मीडिया के द्वारा ही जनता के बीच में ये चीज़ें आएंगी, चाहे वो संगठन हो चाहे सरकार हो, उसमें जो भी फेरबदल होंगे या उसका विस्तार होगा तो वो आप ही के द्वारा ही जनता में आएगा और पब्लिक डोमेन में वो मीडिया के द्वारा ही आएगा। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का दौरा है दिल्ली का, तो देखिए वो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो समय समय पर जो हमारे प्रदेशों के, जहाँ पे हमारी जिन प्रदेशों में सरकार है, उनके मुख्यमंत्री समय समय पर दिल्ली जाते रहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका मार्गदर्शन लेते हैं और उनके साथ जो विकास की चर्चाएं होती हैं तो उस पर भी अमल किया जाता है। तो जो सीएम साहब का दौरा है दिल्ली का, मुझे लगता है कि वो किस योजना को लेके या किस चीज को लेके दिल्ली गए हुए हैं, तो वो देखिए समय के साथ आपको भी पता चल जाएगा और जनता को भी पता चल जाएगा। और रही बात कैबिनेट विस्तार या जो चेहरों का फेरबदल होना है, देखिए उस पर हमारी जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, उसने जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है और उसी पे ही चर्चा होगी और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व होगा वो उस पे डिसीजन लेने के लिए उसके पास पूर्ण अधिकार है और वो जो उनका निर्णय होगा वो हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लिए सर्वमान्य होता है। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस का क्या पक्ष है इसको लेकर? कैबिनेट विस्तार को लेकर आप लोग भी लगातार इस बात को करते रहे कि कैबिनेट विस्तार होना चाहिए, आम व्यक्ति विभागीय मंत्री के पास तो जाए, वहां पर कुछ कहे, लेकिन विस्तार नहीं हुआ। मौजूदा वक्त में फिर से एक बार चर्चाएं तेज हैं। धन्यवाद रवि भाई, आपके माध्यम से, आपके चैनल HNN के माध्यम से मैं पुनः सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। लेकिन जिस तरह से चर्चा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रखे हैं और कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, तो ये अलग अलग चर्चाएं वक्त वक्त पे होती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी इसलिए अपनी बात रख रही है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। हम फेरबदल तो अपनी जगह, ये विस्तार या फेरबदल मुख्यमंत्री जी के अपने विवेकाधिकार हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व बोल रहे हैं या जो भी हैं, लेकिन उनका अपना विवेक में अपना विशेषाधिकार होता है, अपना विवेक है जो किसको मंत्रिमंडल में जगह दें या किसको दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इसलिए बोल रही है, 2022 से आज 2025 हो गए हैं और जो 4 पद खाली हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कई जगह जाना पड़ता है और उनके पास बहुत सारे विभाग हैं, तो क्या विभाग की देखरेख या संबंधित जो भी कार्रवाई करते हैं उचित हो पाती है? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि आप मंत्रिमंडल का अगर विस्तार करते हैं तो जो भी मंत्री बनाए जाएंगे वो अपना विभाग अच्छी तरह से देखेंगे। बाकी पार्टी की तरफ से और मेरा व्यक्तिगत ये भी एक मांग है, चाहे सरकार से बोलो, माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलो या शीर्ष नेतृत्व से, कि कम से कम प्रदेश में अगर लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार होता है तो जो मंत्री बनाए जाएं, एक तो आपराधिक प्रवृत्ति के, दूसरे भ्रष्टाचारी और तीसरे जो गैर जिम्मेदार का मेरा सीधे सीधे ये है कि जो बिल्कुल बदतमीज माने पब्लिक के साथ, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता किसी का भी हो सकता है, भाजपा की भाई उनके अपने कार्यकर्ता होंगे या कांग्रेस के हो सकता है, भाई मंत्री हमारे भी हैं, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, हम अगर किसी काम के लिए उनको बोलेंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन आप एक राजनेता से, एक नेता से, एक मंत्री से आदमी ये अपेक्षा करता है कम से कम आपका व्यवहार बहुत सहनशील हो, मर्यादित हो, आप आचरण में रहें। हमने तो कई लोग देखे, अभी आपके ही पार्टी में वरिष्ठ हैं अजय भट्ट जी, कई बार हम उनसे भी मिले, और भी कई लोग हैं, निशंक जी हैं, तो इनका व्यवहार देखते ही बनता है। ऐसे हमारी पार्टी के, अब आप लोग भी आए होंगे
कई लोगों को बड़े शीर्षस्थ नेतृत्व, उन्हीं से तो हम भी सीखते हैं और हमारी जनता भी सीखती है। और हमारे इवन अधिकारियों पे, जो चाहे छोटे तबके से लेकर और बड़े चीफ सेक्रेटरी तक या डीजीपी लेवल तक का अधिकारी जो बीच का बैठा होता है, उस पे मंत्री के व्यवहार और उसका आचरण का फर्क उस पर ही पड़ता है कि वो पब्लिक डोमेन में किस तरह से जाता है। यही मांगे, बाकी तो मुख्यमंत्री जी का विवेक, अपना विशेषाधिकार और विवेक है। ठीक है, नहीं, दो चीजें महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए जो कि लोगों के साथ कनेक्ट हो और उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार हो। Definitely. बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष हैं, भट्ट जी, एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, लेकिन इस वक्त माहौल कुछ अलग है। देखिए रवि जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के द्वारा जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई उत्तराखंड के लोगों को, जनता में उबाल है। ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली दौरे पे चल पड़े हैं। कोई विस्तार की बात कर रहा है। समझने वाली बात यह है कि पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटती है कि भाजपा सबसे मजबूत पार्टी है, यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। प्रचंड बहुमत इनको 17 में भी मिला, 22 में भी मिला। 17 में भी ये कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं कर पाए और 22 में भी 3 साल लगभग हो चुके हैं, कोरम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बुद्धिजीवी है ही नहीं। ये संकट इनको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मोदी जी के नाम से जीत के आगे सारे अंगूठा छाप लग रहे हैं। शायद मुझे लगता है फाइल पढ़ना नहीं आ पा रहा, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को जो है फाइलों के नीचे दबे हुए हैं। सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, तमाम मंत्री अतिरिक्त विभागों को लेके बैठे हैं, काम जनता के हो नहीं रहे हैं, जनता परेशान है और सरकार अब खुद उलझी हुई नज़र आ रही है। तो लगता है कि अब इनको विस्तार की बात इसलिए समझ में आ रही है कि प्रेमचंद जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिटवाई है, अब इन्हें लगता है कि यदि मंत्रियों का विस्तार नहीं किया तो कहीं इन्हीं के विधायकों में बगावत ना हो जाए। तो ये उस बगावत को रोकने के लिए इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जितनी अव्यवस्थाएं होंगी उतना इनको उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंकने का मौका मिलेगा। हमारा ये कहना है, जो सत्ता अपने कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं कर सकती, वो कितनी कमज़ोर सरकार है, कितने कमज़ोर उनके विधायक हैं, इससे पता चलता है। अगर लायक विधायक होते और उनको लगता कि उनकी उपेक्षा हो रही है तो निश्चित रूप से अपनी आवाज़ उठाते। मगर भारतीय जनता पार्टी में जो गुलाम प्रवृत्ति है, चरण वंदना से मिलता है सब कुछ, उसने योग्यताओं को दरकिनार कर दिया है और ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं जो चरण वंदना करते करते पहाड़ के लोगों को यहाँ गालियाँ भी देने लगे। प्रधानमंत्री जी सब देख कर चुप हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को उत्तराखंड बहुत प्यारा है, ये मेरी कर्मस्थली है, धर्मस्थली है। मगर जब उनसे सवाल करते हैं तो दीदी बुलियो, भाइयों बहनों करके निकल जाते हैं, जवाब नहीं देते। यानी कि एक तरफा टेप रिकॉर्ड चलाकर वो भी निकल जाते हैं। और उत्तराखंड की जनता पहले भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। पहाड़ से पलायन रोकने की नीति पर ना भाजपा काम कर पाई, ना कांग्रेस काम कर पाई। ये भाजपा के ही आंकड़े हैं कि 10 साल में 5 लाख लोग पहाड़ से जो है पलायन कर गए। भाई वो पलायन कर गए तो यहाँ 1,35,00,000 कहाँ से आ गए, इनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। मगर जैसे ही सवालों में गिरते हैं तो लग जाते हैं जिहादी और हिंदू और मुस्लिम में। कहने का मतलब है रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है। नफरत में समाज को बांटकर लंबे समय तक सत्ता चलाने की जो इनकी मानसिकता थी, उस पर पलीता प्रेमचंद अग्रवाल ने लगा दिया, मैदान और पहाड़ की खाई खोदकर। और आज ही मैं कांग्रेस के एक नेता प्रदीप टमटा जो सांसद थे, उनका भी बयान देख रहा हूँ कि वो कह रहे मोदी जी ने गढ़वाल का विकास कर दिया, कुमाऊं का नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं, भाई कुमाऊं का विकास, तुम सांसद थे, बताओ दिल्ली में कितनी बार कुमाऊं विकास के लिए बोले। कहने का मतलब है दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के साथ सिर्फ छलावा कर रही है। कोई पहाड़ बात कर रहा है, कोई कुमाऊं की बात कर रहा है, कोई मैदान की बात कर रहा है। कुल मिला के जुमले, झगड़े और नफरत, इसमें उत्तराखंड फंसा हुआ है। तय जनता ने करना है। जो अपना कोरम पूरा ना कर सके, ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बने नहीं रहना चाहिए। देखते हैं आगे केंद्र वाले क्या निर्णय लेते हैं। बहरहाल यदि प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ होगा। उत्तराखंड के अंदर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है। ठीक है, इसी चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं विजेंद्र रावत जी। विजेंद्र रावत जी, क्योंकि इस बात की चर्चाएं बहुत पहले से चलती रही कि कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, और अब 4 मंत्री पद खाली हैं प्रदेश में,
एक बार फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली गए। अब ठीक है, साफ तौर पर तो सबको नहीं पता कि वो दिल्ली गए हैं, किस लिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहते हैं। लेकिन इस वक्त प्रदेश के माहौल के अनुसार और पार्टी के ही, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के अनुसार हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द संभावित है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक तो इतनी देरी, और जो विस्तार की बात की जा रही है, क्या फेरबदल की भी संभावनाएं हैं इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हाईकमान जो दिल्ली में है जी, उसका पूरा आप देखिए, पूरा इत्यादि की जब जब कोई चर्चा होती है, जिन जिन की चर्चा होती है, वो चीज नहीं होती है और वो समय नहीं होती है। आप देख लीजिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री के किसने सूट सिलवा लिए थे, मध्य प्रदेश में किसने किया, कौन आदमी आया, सबको अचरज था। हाईकमान मजबूत, सबसे मजबूत होना है, दिखना चाहता है और ये चाहता है कि भाई हमारे से तुम हो। इस समय चर्चा चल रही है। हाँ। आपने देखे पिछले कब कोरम पूरा रहा मंत्रियों का? हाँ। कभी नहीं रहा। पिछले समय बीजेपी के पिछले शासन में भी नहीं था, इस शासन में दूसरी बार भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जो जनता वोट देकर अपने विधायक को चुनती है, वो मंत्री बनता है, उसके बाद जवाबदेह वो होता है जनता के प्रति। ये होना चाहिए था कि मंत्री तो बहुत जरूरी है, जितना कोरम होता है होने चाहिए थे। अब ये हो रहा है कि मंत्री असली जो है, जो सेक्रेटरीज हैं, वो बने, उनके पास इतने डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि ऊपर से कोई दबाव नहीं है, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता ब्यूरोक्रेट, इसलिए उसके काम नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका कोरम पूरा ना, अब कह रहे हैं कि ये इसके मुख्यमंत्री के विवेक का मामला है। इसका विवेक का मामला नहीं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का मामला है। जिसको जनता चुनती है, अगर वो मंत्री बनता है तो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जनता उससे पूछती है। अब जब मंत्री इतने डिपार्टमेंट होंगे, वो सब मुख्यमंत्री के पास हो, मुख्यमंत्री के पास क्या होते हैं, वो उनके पास होते हैं जो ब्यूरोक्रेट होते हैं। ब्यूरोक्रेट का आप देख लिए, आप मिल नहीं सकते उनसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो प्रजातांत्रिक जो पद्धति है उसका ये है। रही बात ये है कि समय पहाड़ गर्म है, ये है, इस पर भी मुझे लगता है जो इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें अभी कुछ नहीं होना है। हो सकता है उस समय हो जब सब थक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, अचानक सुबह न मुख्यमंत्री दिल्ली होगा, वो भी यही होगा, और सुबह होगा कि इतने मंत्री बना दिए गए हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि इस समय हाईकमान जो बीजेपी का है, सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की है, ये दबाव में नहीं आती है। आप देख लीजिए, ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम दबाव में आते हैं। इतना बड़ा आंदोलन था, अगर कोई दूसरी पार्टी होती या कांग्रेस जमाने होती, समय के लिए मंत्री हट जाता है, जितना पूरा पहाड़ हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, ये नहीं होगा इस समय। हो सकता है 6 महीने साल भर बाद हो जाएगा, सब शांत हो जाए। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये जो आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए बीजेपी का, हाईकमान का, वो दबाव में ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन सर, अभी अब अगर मौजूदा वक्त में बात करें तो केवल 2 साल का ही अब कार्यकाल बाकी है, तो ऐसे में तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आखिरी साल में थोड़ी संभावनाएं तो है, क्योंकि इस समय कई तरह की चर्चाएं हैं। आंदोलन तेज है। अपने प्रेम कुमार अग्रवाल के खिलाफ इतना आक्रोशित हैं लोग, करप्शन का मामला है। लेकिन जो मैं पिछले इनके बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इस समय अब चर्चाएं चल रही कि वो यहाँ के नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी बड़े नेता करेंगे हाँ वो होगा, विस्तार होगा, ये तो होना चाहिए, और सभी कहते हैं होगा। लेकिन ये कहने को दिल्ली में है और अचानक कल या परसों वहां से आएंगे और विस्तार हो जाएगा, ये मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। और ये बीजेपी हाईकमान की नीति इससे मैच नहीं करती है जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है विजेंद्र राव जी, आपने भी ठीक कहा है। अब हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिर से पॉलिटिकल पार्टीज के पास आऊंगा कि इस वक्त जो चर्चाएं हैं उसका किस तरीके का असर है, और जो चर्चाएं हैं वो कितनी हकीकत में कब बदलेंगी और क्या कुछ होगा प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।
देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र तेजी से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। धामी सरकार ने पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में पर्यटन क्षेत्र में विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान कर दी है। पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी पर्यटन से संबंधित उद्यमों पर न्यूनतम 1 करोड़ व अधिकतम 5 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। इस योजना के लागू होने से राज्य में होम स्टे, होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्रूज बोट, योग सेंटर, वाटर पार्क समेत अन्य छोटे पर्यटन उद्यमों में तेजी से निवेश हो रहा है, जिससे पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ रही है। सीमांत जिलों में निवेश करने पर 33 लाख के साथ 30% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश करने पर अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में निवेश करने पर अधिकतम 80 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को न्यूनतम 70% रोजगार की शर्त रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति में तो सुधार हो ही रहा है, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था भी सशक्त हो रही है। इसके साथ ही धामी सरकार नई पर्यटन नीति के तहत टूरिज्म क्लस्टर को सर्किट के तौर पर विकसित करने के साथ नए पर्यटन स्थलों को भी विकसित कर रही है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत चल रहे होम स्टे स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। डिजिटल युग में उत्तराखंड प्रचार, मार्केटिंग और बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पर्यटकों की बदलती अपेक्षाओं को भी पूरा कर रहा है। पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना स्थायी निवासियों के लिए बन रही वरदान पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड बना रहा है नित नए कीर्तिमान। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं पर। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये तो बीजेपी हाईकमान को ही तय करना है, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर बड़े नेताओं की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन चर्चाएं इस वजह से तेज है क्योंकि इस वक्त प्रदेश में एक अलग तरीके का माहौल भी है और उसी माहौल के हिसाब से लग रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार हो सकता है। दूसरा एक चीज़ और भी है क्योंकि 2027 में चुनाव होंगे, तो भाई अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तो कब करेंगे? 2 साल से भी कम का ही वक्त अब बाकी है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय इसमें माना जा सकता है। सतीश जी, सवाल यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो, लेकिन एक मंत्री के किसी विभाग में ना होने से क्या नुकसान होते हैं इस बात का जिक्र हो चुका है और शायद इसको बार बार दोहराना भी ठीक नहीं कि आम आदमी कैसे, अगर मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है तो वहाँ कैसे मिलेगा। एक मंत्री जी के पास मिलने में थोड़ा सा आसानी है, जनप्रतिनिधि मंत्री हैं तो वहाँ मिल सकता है। साथ ही साथ अधिकारियों की जो एक तरीके से मोनोपोली होती है वो नहीं होती है। ये तमाम चीज़ें, तो ये देरी क्यों हो रही है? क्या चाहती है पार्टी कि अब 2 साल का ही तो वक्त है? देखिए रवि भाई, ये प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, जो केंद्र का शीर्ष नेतृत्व है, वो सारी चीजें देख रहा है और नजरें बनाए हुआ है और उन्हें जो उसमें अच्छा लगेगा, जो उन्हें लगेगा कि उसमें फेरबदल होना है या विस्तार होना है, तो वो इस हिसाब से डिसीजन लेगा। ये उनका विशेषाधिकार है और उनका ही दायित्व भी है
कि प्रदेश किस ओर जाए। और देखिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारा एक ही ध्येय है, लेकिन सबसे पहले राज्य का विकास और राष्ट्र का विकास। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मंत्री नहीं है अगर विभागों के, और सारे भारी भरकम विभाग जो है या तो किसी एक को दे दिए गए या फिर मुख्यमंत्री जी के पास भी हैं, तो दिक्कतें तो है ना, मुख्यमंत्री जी के पास तो और भी काम है, बहुत सारा काम है। देखिए रवि भाई, ये संवैधानिक प्रक्रिया है और वास्तव में ये फिल होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए हैं। तो आगे हमारी सरकार इस पे विचार कर रही है और आप देखिए जो चर्चाएं चल भी रही हैं, और निश्चित तौर पे जो ये चर्चाएं हैं क्या पता सार्थक हों आगे आने वाले समय पे, और लेकिन ये चीजें होंगी, आप विश्वास बना के रखिए। और इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे भी हमारे बड़े भाई ने बोला कि पहाड़ और मैदान में उलझा के रखा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उलझाया किसने है? उलझाया तो कांग्रेस ने खुद है। कांग्रेस ही देसी को गाली देते हैं इनके विधायक बोलते हैं कि पहाड़ी है तो पहाड़ी बोलेगा, तो ये बोलोगे कि पहाड़ी विधायक बोल रहा है। उसके बाद आप देखिए जो अभी यूकेटी के एक नेता हैं वो बोल रहे हैं कि कोई अग्रवाल या गुप्ता हो उसके यहाँ से सामान नहीं लो, किसी के यहाँ कुछ मत। मैं कह रहा हूँ इसको राजनीतिक एंगल किस ओर लेके जा रहे हैं ये लोग, ये 2027 में आएगी। देखिए हाँ, पूरे किसी बिरादरी को कहना एक व्यक्ति विशेष से किसी की नाराजगी हो सकती है, मैं वही कह रहा हूँ, वो गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति विशेष को लेके पूरे उस समुदाय के बारे में अगर टिप्पणी करेंगे और उनको बोलेंगे कि जनता से बोलेंगे कि आप किसी अग्रवाल या गुप्ता की दुकान से सामान मत लो, तो मैं कह रहा हूँ ये चीजें उचित नहीं है उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए। देखिए यहाँ पहाड़ी और मैदानी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो रुद्रपुर में रह रहा है, जो रामनगर में रह रहा है, जो देहरादून में रह रहा है, वो भी तो पहाड़ी है। और सिर्फ पहाड़ियों का ही आंदोलन नहीं था, जब राज्य आंदोलन हुआ था तो उसमें पहाड़ियों के साथ साथ सरदार भी थे, पंजाबी भी थे, देसी भी थे, सभी मूल के लोग थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए इस आंदोलन को ना ले जाया जाए जहां क्षेत्रवाद हो, क्योंकि इससे हम कभी नहीं उबर पाएंगे। क्योंकि अगर ये घाव अगर एक बार बन गया तो ये नासूर बन जाएगा और ये फिर कैंसर बन जाएगा हमारे प्रदेश के लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सभी को, सारे दलों को मिलजुल कर इसके लिए एक सार्थक पहल करनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड की उत्तराखंडियत बची रहे, और इस तरह से ना हो कि सब लोग आपस में भेदभाव करने लगे कि ये देसी है, ये पहाड़ी है, ये उधर का है, ये इधर का है। तो देखिए जो उत्तराखंड में जिन्होंने भी राज्य आंदोलन की लड़ाई करी है वो सभी लोग पहाड़ी हैं, और जो उत्तराखंड में रह रहे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंडी है। ठीक बात है। अच्छा अभिषेक भंडारी जी, आप अपनी बात रखिए, आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई कैबिनेट का अगर मंत्री नहीं होते हैं तो दिक्कतें होती हैं इस चीज़ को लेकर, और आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा, उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि ये कांग्रेस नहीं है कि जहाँ पर परिवारवाद हो कि परिवार के किसी व्यक्ति को उठाया और बना दिया, यहाँ मंथन होता है, बीजेपी ने कहा है। रवि भाई, मैं इनके जो प्रवक्ता हैं उनकी बात को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करता हूँ। हनी पाठक जी थे सामने पे और अपनी बाइट दे रहे थे, मैं उनकी बात को सिरे से खारिज कर रहा हूँ, क्योंकि जितना जो भी बात चाहे परिवारवाद है या कोई भी वाद है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, जितना भाजपा ने उलझा रखा है, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें। अभी मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने योगी जी ने क्या बोला कि कुंभ में मुसलमान नहीं आएंगे, क्यों? वो इस देश का नागरिक नहीं है। मैं एक अलग पहलू पे बात कर रहा हूं। आप इस उत्तराखंड में क्या इसी तरह की बात कर रहे हैं? किसने बोला आप पहाड़ी या बाहर का? आप अपने मंत्रियों के, जिन्होंने खुलेआम गाली गलौज पहाड़ी से लेकर सारी बातें तो आपने बोली हैं, और आप ही हमारे नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। क्या आपके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मैं वैसे माननीय बोला जाता है, माननीय शब्द की गरिमा इन लोगों ने किस कदर गिरा रखी है कि एक कोई सामान्य तो छोड़ो, इनके पास मुझे लगता है कि कोई इनके सत्ताधारी पक्ष का मंत्री या विधायक जाने के लिए भी कांपता होगा। ये इस तरह से अपना व्यवहार रखते हैं। आप देखिए सदन में क्या किस तरह का व्यवहार था। आप इसीलिए ये भाजपा चाहे शीतकालीन हमारा सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, इनको पता है कि हमारे पास सारे बदतमीज मंत्री हैं या जो विधायक हैं, जो जनता का या विधायकों का सवाल जवाब नहीं सह पाएंगे और सीधे हाथापाई पे उतर जाएंगे। इन्होंने 2-2, 3-3 दिन का सत्र रखा। क्यों रखा भाई? जबकि आपके संविधान में लिखा हुआ है कम से कम 4 दिन का सत्र, और 4 दिन भी सीमित आप तब कर पाओगे जब आप उसमें एक कोई कारण दोगे, नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते, 15 दिन, 17 दिन का सत्र होता है। नहीं, कांग्रेस ने रखा था अपने, बिल्कुल रखा हुआ है। आप 17 दिन का नहीं, बिल्कुल 17 दिन नहीं रखा है, 15-17 दिन आप 2-2 हफ्ते के सत्र आप
उठा के देखिए, हरीश रावत जी के टाइम पे, तिवारी जी के टाइम पे, इवन बहुगुणा जी के टाइम पे सत्र हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जब विभागीय मीटिंगें होती थी रवि भाई, आप शायद पत्रकारिता काफी लंबे समय से कर रहे हैं, जब विभागीय मीटिंगें होती थी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक विभाग के अधिकारी, सचिव सारे अपनी विभाग की समीक्षा के लिए बैठे रहते थे एक एक दिन। मैंने तो शायद आप ये मान के चलो 2022 से और 2025 तक ऐसी कोई विभागीय मीटिंगें नहीं देखी कि मुख्यमंत्री जी प्रति विभाग की मीटिंगें ले रहे हों। रे भाई, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपकी पार्टी पे कोई आरोप लगा रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो हकीकत है, मुख्यमंत्री जी विभागों की मीटिंग लेते हैं भंडारी जी, ऐसा नहीं है कि विभागों की मीटिंग नहीं होती। अब ठीक है, वो रात को 2 बजे 3 बजे तक नहीं 2 होती। बजे 3 बजे का मतलब नहीं है, 2 बजे 3 रवि भाई मेरे से जवाब लीजिए जी। पब्लिक डोमेन में बात आप पूरी आने दीजिए। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सतीश भाई, आप भी भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं ऐसा आप पे सीधे सीधे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब आप किसी विभाग की मीटिंग ले रहे हैं, संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग के चाहे जिलाधिकारी हैं या कोई उनके सचिव हैं, आपके यहां जब आप उसका निर्देशन या अपना संदेश जारी करते हैं, तो आपके पब्लिक डोमेन के कई लोग अपने मुद्दों को लेके भी आते हैं मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, आपके अधिकारियों के पास। आपने इस नाराजगी से बचने के लिए, कहीं पब्लिक हमारी जो कलई है वो खुल ना जाए, इसलिए सत्र कम से कम करेंगे। आपके विभाग आपने, मैं 1900 संविधान का जो 91वां संशोधन था 2003 में, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ही संशोधन एक लिमिट तय करी थी कि आपके लोकसभा या विधानसभा में कितने आपके मंत्री बन सकते हैं। तो जब आपने उस पैरामीटर को बनाया है, आपने कितने वर्षों से ये जनता के लिए आप जवाबदेह हैं, मुख्यमंत्री जी जवाबदेह हैं। मैं आप 20 विभाग रखिए, आप 50 विभाग रखिए। अच्छा, आपको क्या लगता है देरी की वजह क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, आप कांग्रेस को क्या लगता है देरी की वजह? देरी की वजह से ये है कि इनको सब कुछ सेंट्रलाइज चाहिए, एक आदमी। ये अभी आने वाले समय में जनता इसका उजागर करेगी, जनता के सामने आप बेनकाब होंगे। जनता क्या उजागर करेगी? आप डेली कोई मीडिया में आ रहा है, कोई अपने वक्तव्यों से आ रहा है। अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रखे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। अगर नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, तो इनके इतना बड़ा शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पे हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, क्या आप जनता को ऐसे ही बोल सकते हैं कि कुछ भी आप विस्तार हो जाएगा? आप उनकी जरा भाषा ही देख लीजिए कि आप मोदी जी से बात कर लीजिए। किसी ने बोला मोदी जी का नंबर दे दीजिए, बोल रहे हैं गूगल में सर्च कर लो। ये कोई आप जनता के प्रति कोई जवाब दें हैं? इसीलिए हम, बाकी मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक अधिकार है, लेकिन आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है 12 आपके मंत्री होने चाहिए भाई, आपको वो पद भरने चाहिए थे। अब ये इस तरह से नहीं चलेगा कि 2002 से 2025 आ गया और आज उत्तराखंड 25 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री झेल चुके हैं। अब किस रात में कौन सा मुख्यमंत्री आ जाए, ये भाजपा एक सिफोगा छोड़ेगी। अभी ऐसा जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं विजेंद्र रावत जी, उन्होंने बोला कि भाजपा कभी बैकफुट पे नहीं आती है, कि आप ये बता देंगे कि हम अंडर प्रेशर आ गए, दबाव में आ गए। ये उस समय करेंगे जब अचानक, जब किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसा संभव है और ये भाजपा में ही संभव है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। सतीश जी जवाब दे दीजिए इस बात का। देखिए रवि भाई, सबसे पहले तो मैं इस बात पे आऊंगा कि जो अभी बड़े भाई ने बोला कि सदन इतने दिन चला, हम तो 15 दिन चलाना चाहते थे। मैं कह रहा हूं जितने दिन सदन चला इनके विधायकों को तो देखिए आप, एक दिन वो रजाई ओढ़ के आते हैं, एक दिन हाथों में जंजीर लेके आते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं जब सदन इतने दिन चला, इसमें भी इन लोगों ने कुछ वहां पे तर्क वितर्क नहीं करे, किसी चीज पे चर्चा में भाग नहीं लिया, तो मैं बोलना चाहता हूं तो 15 दिन चलता तो उसमें भी यही करते। तो जितने दिन चला उसका तो यूज करते, उसमें इन्होंने कुछ करा ही नहीं। इनके विधायक किसी दिन रजाई ओढ़ के आ रहे हैं, किसी दिन हाथों में पैरों में जंजीरें बांध के आ रहे हैं। मतलब उन्होंने नाटक बनाया हुआ था। वहां पे चर्चा पे करना छोड़ के, अपने जो चीजें हैं, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लाना छोड़ के वहां पे ऊट पटांग चीजें लेके कर रहे हैं। तो ये विधान दूंगा मैं आपको, तो ये उन्होंने अपनी बात को, अगर
पब्लिक में ना बोले, मीडिया में ना बोले, तो सड़क पे ना बोले, और उनके पास एक अरे तो सदन आपको दिया है तो सदन के अंदर बोल नहीं रहे, सदन दिया है तो सदन के अंदर बोल नहीं रहे आप। इससे पहले जब सत्र हुआ था तो उस वक्त तो कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक थे जिन्होंने कहा था कि हाँ ठंड लगती है, साइन तो आपकी पार्टी के भी थे। इस बार में नहीं, इससे पहले जब हुआ था नहीं। सर्वदलीय बैठक में ऐसा है, इन्होंने जब कोई बात रखी होगी तो साइन किए हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समय के जो चर्चा का विषय था कि भाई सत्र तो होना ही होना है। इन्होंने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई और हमारी पार्टी ने पहले ही बता दिया था कि बजट सत्र आप गैरसैंण में कीजिए। जब विधानसभा स्पीकर का पहले ही बयान आ गया कि वहां पे बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है, आप बिल्कुल पेपरलेस, वहां पे व्यवस्था नहीं है। क्या देहरादून में पेपरलेस व्यवस्था थी? मुझे तो सारे विधायक या सारे मंत्री अपने कागजों में पढ़ते हुए दिखे, या जो भी ड्राफ्टिंग हुई होगी, कोई पेपरलेस नहीं दिखा। और उसके तुरंत बाद विधानसभा सत्र समाप्त होने के तुरंत 2 दिन बाद माननीय हमारी अध्यक्षा संसद रितु खंडूरी जी, आप सीधे गैरसैंण चले गए। जब पहले दिन आपको ठंड लग रही थी तो दूसरे दिन कैसे चले गई? ठंड तो विषय था ही नहीं अभिषेक भाई, ठंड विषय ही नहीं था कहीं पे। ठंड क्यों नहीं था? जब इन्होंने बोला बताया गया था वहाँ इक्विपमेंट लग रहे थे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसी वजह से नहीं करेगी। ठंड की वजह बताई नहीं गई। नहीं, चलिए ठीक, वो तो आपके नेता विधायक जो रजी ओढ़ के आ गए बेफालतू में। नहीं, उन्होंने अपना एक आक्रोश बताया कि इन्होंने किस तरह से एक ठंड की बात कर रहे हैं। एक उन्होंने बेड़ियां क्यों पहनी, बेड़ियों का उन्होंने एक सिंबल दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। मैं तो बोल रहा हूं यहाँ पे लगभग अगर माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व अगर संजीदा है तो मुश्किल से 1-2 मंत्री इसमें बने रहने लायक हैं, अदरवाइज सारा स्वैप होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह कराऊंगा, ये उनका अपना विशेषाधिकार है, लेकिन कोई मंत्री पद में बने लेने लायक नहीं है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो इस वक्त का मौजूदा जो माहौल है, उस माहौल में क्या लगता है कि ये चर्चा भी उन पहले की चर्चाओं की तरह चले जाएगी, लेकिन या फिर कुछ होने वाला है प्रदेश में? क्या लगता है आप लोग? देखिए, इस समय दबाव में तो है भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित रूप से यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जनता दोनों तरफ से इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, वो चाहे मैदान की हो चाहे पहाड़ की हो। अभी डिबेट में एक बात निकल कर आई है कि भाजपा वाले बोल रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसने करा शुरू? उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कौन थे जो नफरती भाषण देते थे? हमने तो राजनीति में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि जब भाजपा कांग्रेस के खिलाफ लोग थे तो हमने इनको भी संयुक्त संघर्ष समिति में मिलाकर ये संदेश दिया कि वैचारिक भिन्नताएं हो सकती हैं, मगर अगर उत्तराखंड राज्य के साथ में भाजपा और कांग्रेस के नेता सहमत होते हैं तो आइए मिल के लड़ते हैं। हमने तो यहाँ पर भी एकता दिखाई। मैदान और पहाड़ में रामपुर तिराहे कांड हुआ, उसके बाद यदि चाहते तो 1 के बदले 10 यहाँ नारे लगते थे और यही राष्ट्रीय पार्टियों के नेता लगवाते थे। तब हमारे नेता इंद्रमणि बडोनी जी ने कहा नहीं, नफरत की राजनीति से मसले हल नहीं होंगे। सत्ताओं ने यदि कुचला है तो इनको राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे। हमने गांधीवादी आंदोलन किया, बता दीजिए अगर किसी एक व्यक्ति को भी थप्पड़ मारा हो आंदोलन में, हमने राज्य बना के दिखाया एकता से। और आज कौन बोलता है? गुरुकुल नारसन से लेके बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला उत्तराखंडी है, ये यूकेडी बोलती है। मगर प्रेमचंद अग्रवाल अगर पहाड़ियों को गाली दे रहा तो ये तो यूकेडी वालों से तो नहीं कहा कि गाली दे। अगर वो मैदान और पहाड़ का झगड़ा पैदा कर रहा है, ये हम तो नहीं कह रहे। अगर प्रदीप टमटा जी कुमाऊं और गढ़वाल कर रहे हैं तो ये हम तो नहीं कह रहे। मेरा कहने का मतलब है ये राजनीतिक नफरती चिंटू हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। जब इनसे सवाल जवाब करो, घेरो, तो ये लग जाते हैं पहाड़ मैदान, कुमाऊं गढ़वाल। विकास के नाम पर दिखाने के लिए केवल हाकम सिंह है जो नौकरियां खा गया, विकास के नाम पर इनके मंत्री हैं जो उद्यान विभाग खा गए, विकास के नाम पर घोटालों की फाइलें हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी है, विकास के नाम पर विधानसभा भर्ती घोटाले हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां फंसी हैं। कहने का मतलब है अगर बुनियादी सवालों पे काम किया होता तो आज डिबेट में एक दूसरे पे झूठे आरोप ना लगा रहे होते। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड के लोगों ने सबको गले लगाया। रवि जी, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं चुनौती के साथ, पूरा उत्तराखंड इस समय पर प्रेमचंद अग्रवाल के इस नफरती उस पर उबाल मचा हुआ। मुझे कोई एक मैदान का नेता ये बोल दे। अभी इन्होंने कहा ना कि यूकेडी ऐसा कह रही है,
मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, मैं ही बोल रहा हूं आपको, एक बता दीजिए कोई अग्रवाल समाज का व्यक्ति जिसने एक बयान दिया हो कि ये बयान हमारे समाज से अलग है, इसका अग्रवाल समाज से कोई लेना देना नहीं। तो सारे मतलब तो उसके साथ खड़े हुए, इसका मतलब ये सारे तो उसके साथ खड़े हुए। अगर कोई उसका विरोध नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और अग्रवाल सुनिए गुप्ता मेरी बात सुनिए। अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल को यूकेडी ने तो नहीं कहा गाली दे, नहीं दी ना। भारतीय जनता पार्टी जो उसको गले लगाए घूम रही है, इसका मतलब आपको उसकी गाली से सहमत हो। और अगर उसने बदतमीजी करी है तो अग्रवाल समाज को ये कह देना चाहिए था, उनके भी तो नेता हैं, कि इस बयान से अग्रवाल समाज का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें लगता, अरे हम तो तुम्हें गले लगा रहे, हम तो 64 लाख से 85 लाख हो गए, आपको भी अपने हम तो 1 करोड़ नेकी को बोलना पड़ेगा, इस तरह के बयान ना दिए जाएं। उसने जो कहा है ये नहीं होना चाहिए। उसका कहना है कि यदि अग्रवाल समाज इस नफरती चिंटू को सीधे ये बोला अपने है समाज से कि अलग नहीं अग्रवाल करता, गुप्ता के किसी भी दुकान से सामान नहीं लेना है। देखिए उसका सामान नहीं लेना है, मैं बता रहा हूं ना, लेकिन मेरा ये नेता किसी है, मैं पूरे बता रहा समाज हूं। को कहना, मेरी बात पूरे समाज को कहना गलत है। मेरी बात सुनिए, मैं क्या, वो क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं ना, क्लियर मैं कर रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का। मैं जो कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि अग्रवाल समाज को ये कहना चाहिए था कि इस बयान से अग्रवाल समाज का कोई लेना देना नहीं है, हमें खुशी होती। नहीं, हम तो उसके बाद उन्होंने बोला भाई, है, बात तो खत्म होने दो। उसके बाद उसने कहा कि क्या ऐसे अग्रवाल समाज से सामान भी नहीं लेगा कोई, हमसे ही तो पल रहे हो, हमसे ही तुम्हारी खरीदारी है, रोटी बेटी का रिश्ता है। मगर जब एक अग्रवाल हमें बदनाम करे, गाली दे और पूरा समाज चुप हो जाए, तो यहां दिखता है कि जब पासवान के साथ खड़े होने की बात है, तो सुबोध उनियाल भी उत्तराखंडियत में तब सुबोध उनियाल बिहारी बन जाए, तब आपका सुबोध उनियाल बिहारी बन जाए, तो पहाड़ी इतना कमजोर नहीं है। सुबोध उनियाल जी ने जो बोला था, बिहारी बन जाए, बोला था कि सबका इतिहास है, किसी ना किसी समाज को बताना पड़ेगा कि इतने कमजोर नहीं है हम कि हमारे ऊपर इस तरीके से कोई हावी हो जाए। यदि हम संभाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, मगर कोई हमारे को आंख दिखाएगा तो आंखें निकालने की बात भी ये पहाड़ी जानता है। मैं विजेंद्र राव जी के पास एक बार फिर से समाज कभी पनपता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी नफरतों से बनी हुई पार्टी है। अरे हिंदू मुस्लिम आप करो, नफरत आप फैला रहे हो, हिंदू मुस्लिम आप करो, मैदान आप करो, ठाकुर ब्राह्मण आप करो, मैदान आप कर रहे हो, क्या नहीं करते भाई, सब चीज आप कर रहे हो, संभलता नहीं। और उल्टा आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे राजनीति कर रहे हैं, 27 लेके जाना चाह रहे उत्तराखंड, जो लोग घूम रहे हैं, उत्तराखंड कहां जाएगा इस तरह की राजनीति करके? भाई एक बात मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी यूकेडी को इन मुद्दों से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, जनाधार उत्तराखंड में बनाना है, अच्छा इंतजार करते हैं कि हाईकमान इस पर क्या फैसला लेगी। ठीक है, शांति प्रसाद बैठ देखिए, विजेंद्र राव जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सतीश जी, ठीक है सतीश जी, ठीक है शांति प्रसाद, ठीक है विजेंद्र राव जी के पास जा रहा हूँ। विजेंद्र रावत जी, आपने वैसे तो बता दिया कि जिस तरीके से किसी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो उसी अनुसार सोचा जाता है कि वो पार्टी क्या निर्णय लेगी, लेकिन इस बार जैसे कि अब 2 साल का ही वक्त बाकी है, कैबिनेट का विस्तार भी होना है और बहुत सारे जो पार्टी के बड़े नेता उस तरफ संकेत भी दे रहे हैं, तो हमें कितना इंतजार करना चाहिए? और साथ ही साथ आपने तो ये भी बताया कि किसी भी मंत्री के होने से कितनी जिम्मेदारी उसकी तय हो जाती है और लोगों के लिए कितनी सहूलियत इस बात की होती है कि किसी विभाग का मंत्री है, आप उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए और विभाग का मंत्री होना चाहिए। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आज भी जब पहाड़ से लगातार जो पहाड़ी प्रदेश बना था वहां से लगातार पलायन बढ़ रहा है, जब हमारे वहीं से चुने हुए लोग ये कहते हैं साहब वहाँ ठंड पड़ रही है, अरे वहाँ तो टेंट में, अगर टेंट में पता है आपको ये कहना चाहिए, अगर टेंट में लगाया तो ठंड में विधानसभा में वही होनी चाहिए। ये होता है जज्बा जिसके लिए पहाड़ी प्रदेश बना था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री मंडल के विस्तार की बात जो है, पब्लिक में कोई लेना देना नहीं इसका कि आप मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं। पब्लिक में तो ये मैसेज जाता है कि भैया 3 मंत्री 4 मंत्री और बनाएं तो और लूटेंगे, क्योंकि यहाँ के मंत्रालय का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। आपने देखा कि पिछले समय विजिलेंस ने ये कहा था कि इसका ऑर्डर दी, इसकी जांच होनी चाहिए एक मंत्री की, वो अपने मुख्यमंत्री ने उनके वही नहीं दिए, परमिशन नहीं दी है। लेकिन आप विधानसभा में देखिए
सबसे बड़ा मंत्रालय पहाड़ का कृषि और बागवानी है, वो एक सवाल का जवाब आधे घंटे तक नहीं दे पाया कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, जिसके लिए करोड़ों का बजट उत्तराखंड सरकार सेंटर से भी है, उत्तराखंड के बजट में भी ये नहीं बता पाए कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। दर्जा 5 का बच्चा बता सकता है, आम वहाँ की जो गरीब महिला, अनपढ़ महिला है, वो बता सकते हैं प्राकृतिक खेती क्या होती है। तो ये जब जिस प्रदेश में ऐसे मंत्री हों, जिस प्रदेश में ऐसे विधायक हों जो कहते सब ठंड लग रही है, इस समय का बजट सेशन वहां होना चाहिए था, और क्यों यहाँ हुई? तुम्हारी मानसिकता ही दूसरी है, प्रो पहाड़ी नहीं है मानसिकता। एक बार आपने कहा, पिछले समय आपने देखा होगा कि हर एक अधिकारी एक रात गांव में बिताएंगे, कुछ हुआ उसका? किसी अधिकारी ने गांव में बिताया? तो मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऊपर से इस तरह की चर्चा क्या है, कोई चर्चा की बात है? उसी समय पहले दिन कहना चाहिए थे, जैसे उसके अब सब कहे थे उसी दिन उसको वहीं रोक दिया जाना चाहिए था। जिस समय एक कैबिनेट मंत्री एक लड़के की पिटाई करता है वो सड़क में, उसी दिन उस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। पर इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक टर्न दे दिया जाता है, एक पार्टी का टर्न दे दिया जाता है कि साहब यह पॉलिटिक्स है, मैदान पहाड़ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहाड़, खासकर उस पहाड़ के लिए जो 25 साल में भी 12 मुख्यमंत्री दे दिए हैं, और ये भी नहीं कि आज भी पहाड़ में लगातार तो आप हमने भू कानून ले आया, अब स्थानीय निकाय में तो लागू ही नहीं है। तो हमने असली जो क्रीम है पहाड़ की, छोटी छोटी जो जगह हैं, वो कहीं नगर पंचायत है वहां तो लोग खरीदेंगे, असली जगह तो आपने वो करा नहीं है। पहाड़ के जो बंजर खेत हैं, क्या करेगा आदमी? अब क्या हो रहा है, वहाँ बड़े बड़े लोग लीज पे ले रहे हैं, ठीक है ना, भू कानून में लीज तो परमिटेड है, वो लीज पे ले रहे हैं। हमारे यहाँ 30 साल की और पूरे गांव के गांव लीज पे ले लिए हैं बाहर के लोगों ने। तो मुझे लगता है कोई ऐसा काम पहाड़ के लिए नहीं हुआ। तक कब से मांग चल रही है कि भैया पहाड़ के जो हमारे स्कूल हैं वहाँ के लिए बागवानी और कृषि यार वहाँ के सब्जेक्ट में जोड़िए, ताकि बच्चा 5,000 10,000 के धक्के तो नहीं खाएगा, वो टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 10-12 साल में, और कि वो अपने घर में 10-20-50,000 रुपए अपने घर में बागवानी, हर्बिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन तमाम चीजों से अपने घर में कमा सकता है जब उसको ट्रेनिंग होगी। नहीं तो बंद खेतों में क्या करेगा वो? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रो पहाड़, जिस पे पहाड़ दिखना चाहिए, सबसे बड़ा एरिया पहाड़ का है। जी। और अगर यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी है तो वही है, पहाड़ के यहाँ आ गए, कुछ बाहर के आ गए, पॉपुलेशन यहाँ बढ़ गई है। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए जिसके लिए पहाड़ बना है। और अभी तक उस पर दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि जिनको चुन के आते हैं, जो गांव से आते हैं, वो भी इसके बारे में गंभीर नहीं है। वो भी यहीं बसना चाहते हैं और यहीं अपनी संपत्ति यहीं बढ़ाना चाहते हैं मैदानी क्षेत्र। ठीक बात है, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर बड़ी गंभीरता के साथ सरकारों को सोचना भी होगा। वक्त इतना ही है। सतीश जी, अभिषेक भंडारी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी और विजेंद्र राव जी, आपका बहुत शुक्रिया आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की है मंत्रिमंडल के विस्तार फेरबदल को लेकर चर्चाएं, और चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन देखते हैं कि इस बार क्या कुछ सामने निकल कर आएगा और क्या बदलाव होता है, किस तरीके से विस्तार होता है, ताकि प्रदेश के हित में जो भी निर्णय होगा और प्रदेशवासियों को उससे फायदा हो, प्रदेश का विकास हो। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।